नस्ल है कि पूरे इंडिया के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इजीली ये सर्वाइव कर जाती है, इजीली ये सेट हो जाती है। एक बकरी तो हमारे पास में ऐसी है जिसके 3 लीटर तक भी दूध है वो निकल जाता है। दो बच्चे हैं, दो बच्चों को पूरा दूध पिलाने के बाद में भी कुछ दूध उससे उस कंडीशन के अंदर कम लैंड के अंदर कम इन्वेस्टमेंट के साथ में और अच्छा एक बिजनेस मॉडल कोई शुरू करता है तो गोट फार्मिंग के साथ में शुरू किया जा सकता है। तो इस ब्रीड की जो एक कैरेक्टर है, यानी कोई भी ब्रीड का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। 80 केजी वजन है, 80 किलो वजन। अभी हमारा जो रिसेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है वो 15 जुलाई से 21 जुलाई तक होने जा रहा है। 7 दिन का हम लोग करवाते हैं हमारे यहाँ पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देश के किसानों को बताएंगे कि कौन सी नस्ल की बकरी या बकरे का वो पालन कर सकते हैं। आज एक खास किस्म की नस्ल जिसको हम सिरोही कहते हैं उसकी जानकारी आपको देंगे। हम आ पहुंचे हैं बीकानेर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर, और ये पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शंकर लाल जी। आज उनसे जानेंगे कि आखिर सिरोही नस्ल की खासियत कैसे होती है, क्या इसकी ब्रीडिंग का सही तरीका है, बाजार में अगर किसान इसको बेचते हैं या फिर इसका पालन करते हैं तो वो कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद सर, आप और आपकी पूरी टीम हमारे पास में पहुंची है और खास करके प्रोग्रेसिव पशुपालक और किसान जो इस देश के अंदर पशुपालन का, भेड़ बकरी पालन का जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप इतनी अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, तो आपकी पूरी टीम का स्वागत एवं धन्यवाद। हमारा ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो हमारी यूनिट है जिसका नाम है समन्वित कृषि प्रणाली इकाई, यानी एक ऐसी इकाई या एक ऐसा पैलेस जहाँ पे किसान को पशुधन भी देखने को मिले, किसान को कृषि भी देखने को मिले और किसान को बागवानी भी देखने को मिले। तो इस यूनिट का हमारा सिरोही नस्ल की बकरियों पे हम काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और हमारे यहाँ से हम किसानों को नस्ल सुधार के लिए मेल भी उपलब्ध करवाते रहते हैं। कोई बार हमारे पास फीमेल भी अवेलेबल जब होती है, सरप्लस होती है, तो उस समय भी हम किसानों को देते हैं। हमारी जो ये यूनिट है सिरोही नस्ल की बकरियां, वैसे तो लगभग पूरे देश के अंदर पशुपालक इस नस्ल को जानते हैं, पर ये पूरे देश के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐसी नस्ल है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये एक ऐसी नस्ल है कि पूरे इंडिया के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इजीली ये सर्वाइव कर जाती है, इजीली ये सेट हो जाती है। ठंडे से ठंडा एरिया है या गर्म से गर्म एरिया है, सब तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ये अपने आप को सेट कर लेती है। और फिर जैसे आप इस एनिमल की हेल्थ देख पा रहे हो, इस एनिमल का बॉडी का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दूध के अंदर यदि अपन बात करें तो सिरोही नस्ल की बकरियों में 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक दूध की आराम से इजीली कैपेसिटी है। हमारे यहाँ पे जैसे आप बकरियों को देखोगे, अभी बकरियां ब्याई हुई है, सुबह बच्चों ने दूध पी भी लिया। हम कई बकरियों का दूध एज ए डेमो निकाल करके कई बार देखते हैं, तो एक बकरी तो हमारे पास में ऐसी है जिसके 3 लीटर तक भी वो दूध है वो निकल जाता है। दो बच्चे हैं, दो बच्चों को पूरा दूध पिलाने के बाद में भी कुछ दूध उससे निकल भी जाता है। तो ऐसी ये ब्रीड है। और बात करें ब्रीडिंग पर्पस से, आज के टाइम में जैसे एक यंगस्टर्स के अंदर या इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए जो युवा हैं वो भेड़ एवं बकरी पालन में या मुर्गी पालन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना व्यवसाय की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए एक गोट फार्मिंग या ये जो सिरोही नस्ल की ब्रीड है ये उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर किसी कंडीशन के अंदर और कम से कम खर्च के अंदर, क्योंकि आज के टाइम में जैसे डेयरी फार्मिंग की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो लैंड शॉर्टेज होती जा रही है। फार्मर के पास में, जो छोटे फार्मर है उनके पास में जमीन कम है, पैसा भी ज़्यादा नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर कम लैंड के अंदर कम इन्वेस्टमेंट के साथ में और अच्छा एक बिजनेस मॉडल कोई शुरू करता है तो गोट फार्मिंग के साथ में शुरू किया जा सकता है। ये जो नस्ल है सिरोही, ये राजस्थान की, पर्टिकुलरली जो राजस्थान का सिरोही, अजमेर, नागौर का जो एरिया है इस रीजन की है। और इसको गर्म रीजन जो है, हाँ गर्म रीजन जो है, इवन ये कहीं पे भी इजीली सर्वाइव कर सकती है। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ तक और उत्तराखंड के अंदर भी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह पे इस नस्ल पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी और किसानों के यहाँ पे भी। मैं बता रहा था कि इस नस्ल को कैसे पशुपालक पहचाने, कोई जैसे नया काम करना चाहता है तो वो इसके बारे में कैसे जानकारी हासिल करे। तो इस ब्रीड की जो एक कैरेक्टर है, यानी कोई भी ब्रीड का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। तो इसका जो कलर का पैटर्न है, इसका जो रंग है, रेड कलर के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। उसके अंदर साथ ही साथ में अपने को इस तरह से लाइट ब्राउन पैचेज, छोटे छोटे धब्बे भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक केसेस के अंदर जैसे आप हमारे यहाँ पे बकरियां बिल्कुल प्लेन कलर के अंदर भी देखते हैं, तो 30-40% तक इस तरह का कैरेक्टर भी इस ब्रीड के अंदर
आ सकता है। और हाइट बात करें, जैसे अभी ये एडल्ट मेल आप हमारा ये देख पा रहे हैं जिसकी एज 2.5 ईयर हो गई, लगभग 2.5 साल एज हो गई, तो इसका 80 केजी वजन है, 80 किलो वजन। बकरी के अंदर ये 80 किलो वजन बहुत बड़ी बात रिकॉर्ड है एक तरीके से। हाँ, तो इस तरह से हैवी वेट के अंदर भी दूध पे अपन पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2-2.5-3 लीटर तक दूध देने की इसकी कैपेसिटी है। डॉक्टर साहब, अच्छा कोई इसका कोर्स वगैरह भी आपकी यूनिवर्सिटी कराती है, जैसे कि किसी को ट्रेनिंग, जैसे मथुरा में एक इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग को लेकर, आपके यहाँ भी कुछ है ऐसा? बिल्कुल, हम लोग मंथली फार्मर्स के लिए 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। अभी हमारा जो रिसेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है वो 15 जुलाई से 21 जुलाई तक होने जा रहा है। 7 दिन का हम लोग करवाते हैं हमारे यहाँ पे, और जिसमें भेड़ पालन पे, बकरी पालन पे ये मंथली चलता है। फिर फार्मर की डिमांड पे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, पिगरी से रिलेटेड भी हम लोग ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवाते रहते हैं। तो इस तरह का ये हमारा इंस्टीट्यूट या और हमारा विश्वविद्यालय ये है वो काम करता है। और साथ ही साथ में हमें थोड़ा सा संबल मिलता है, हमारे जो यहाँ पे साथी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अलावा वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे CSWRI का सेंटर है जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ के वैज्ञानिक गणों से, और अभी अपने बीच में डॉक्टर रमेश तांबिया साहब भी आए हैं जो पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए जो नाबार्ड की योजनाओं पे काम करते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा यूं कहे कि एक कॉम्बो पैकेज यहाँ पे मिल जाता है जिससे किसानों को भी फायदा होता है और हमें भी, उससे किसान भी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं और हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख करके किसानों तक उन चीज़ों को लेके जाने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल सबसे बड़ी समस्या आती है बीमारी की, क्योंकि जो पशुधन होता है वो अक्सर बीमार पड़ जाता है, या तो उसको सही इलाज नहीं मिलता, या जो पशुपालक होता है, जैसे बकरियों की अगर बात करें तो सिरोही नस्ल में किस तरीके की बीमारी आती है और उसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा टीका है, क्या कोई दवाई है ऐसी, उसके बारे में बताइए। बीमारियों की यदि अपन बात करें, बेसिकली पशुधन के अंदर बीमारियां आ सकती है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि बीमारी नहीं आती, पर बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो उसके लिए एक बेसिक 4-5 तरह की वैक्सीनेशन होती है। तो प्रॉपर अपन पशुपालक या कोई भी है तो वो प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करके और वैक्सीन करवाते हैं, तो ऐसा कोई बीमारियां नहीं आती। जैसे अपने बच्चों के अंदर जन्म से ही वैक्सीन स्टार्ट हो जाती है और 5, 6 या 10 साल तक, 2 महीने, 4 महीने, साल भर के बाद वैक्सीन लगती है, तो वो बीमारियां जो पहले हुआ करती थी वो आज के समय में नहीं हो रही। ऐसा ही पशुधन के अंदर है। जैसे कुछ एक बीमारियों को मैं नाम बताऊं, एक FMD खुर पक्का मुंह पक्का जिसे कहते हैं, एक ET इंटेरोटॉक्सीमिया जिसे कहते हैं, एक PPR बीमारी जो भेड़ बकरियों के अंदर खास करके होती है। तो इन 3-4 बीमारियों का समय समय पे पशुपालक टीकाकरण करवा लेता है तो कोई बीमारी नहीं आती। और दूसरा ये है कि यदि पशु को खान पान अच्छा रहेगा, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बीमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पशु पे नहीं डाल पाती है, क्योंकि उससे पशु की इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी और उसे इन फ्यूचर किसी भी बीमारी से लड़ने की जो उसके अंदर एंटीबॉडीज क्षमता है वो उसके अंदर अडेप्ट होती है। तो बाई चांस यदि कोई बीमारी का अटैक हो भी जाता है तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से उसको रिकवर है वो इजीली किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, वहाँ पर मैं नमक देख रहा हूँ, अक्सर हमने देसी गायों के डेयरी फार्म पर इस तरीके के नमक देखे हैं, तो आपने यहाँ पर भी नमक रखा हुआ है, इसका क्या विशेष कारण है? बिल्कुल, नमक चाहे कोई सा भी पशुधन क्यों ना हो, उसके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, और शरीर के अंदर भी नमक के अंदर क्या है कि आयोडीन का बेसिक सोर्स होता है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए नमक का एक बड़ा रोल होता है। तो कोई सा भी पशुपालन चाहे क्यों ना हो, गाय भैंस पे काम कर रहा हो कोई या भेड़ बकरी पे कोई काम कर रहा हो, तो नमक पशुओं के लिए एनी टाइम अपने फार्म पे अवेलेबल रहना चाहिए। कई बार फीड में नमक मिलाना लेबर है वो भूल जाती है, छोड़ देती है, तो ये सेंधा नमक है, ये यहाँ पे हम रखते हैं तो बकरियां अपनी आवश्यकता अनुसार इसे चाटती रहती है। ऐसे ही डेयरी फार्म के अंदर भी आपने देखा है कि पशुधन है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस नमक को चाटता रहता है, जिससे उनके अंदर जो नमक की डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाती है। मिल्क एंड मीट की बात करते हैं तो दूध की क्षमता आपने बताई करीब 2.5 लीटर तक ये दूध देने की क्षमता होती है इसके अंदर। अगर मीट की बात करें तो क्या इसका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है? क्योंकि लाइव स्टॉक पे बड़ा फोकस है सरकार का, प्रोटीन पे, लाइव स्टॉक पे सरकार बहुत काम कर रही है। प्रेजेंटली मैं बात करूं तो इंडिया गवर्नमेंट की कई ऐसी 2-3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है केवल भेड़ बकरी पालन को बढ़ाने के लिए, या जिन एनिमल से मीट की पूर्ति की जा सकती है उस एनिमल को बढ़ाने के लिए। तो गोट मीट और भेड़ का जो मीट है, मटन जिसे अपन कहेंगे, इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इंडिया से आज के टाइम में लाइव एनिमल का तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, पर प्रोसेस मीट जो है
फ्रोजन जो मीट है वो इंडिया से बाहर भी आज काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर डिमांड रहती है, और इवन इंडिया के अंदर भी। ये तो चलो राजस्थान का एरिया है, हमारे यहाँ पे मीट है वो बेसिकली 500 550 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल होता है, पर साउथ इंडिया के अंदर जाके बात करेंगे तो 1000 1100 1200 रुपये केजी तक मीट का प्राइस है वो मिल जाता है। तो इस तरह का ये है। और ये जो ब्रीड है, मैंने जैसे बताया कि इसका अभी वेट है वो 80 केजी के आसपास है, तो इस नस्ल के अंदर तो 2 साल के अंदर 80 किलो से क्रॉस करने की भी कैपेसिटी है। यानी सिरोही नस्ल पर अगर काम किया जाए तो बहुत उसमें बिल्कुल। प्रॉफिट के मार्जिन। राजस्थान के बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो मीट पर्पज पे काम करते हैं, जो केवल मेल का रियरिंग करते हैं, पालते हैं, और जब बकरीद का सीजन आता है तो देश के अंदर सबसे बड़ी मंडी लगती है देवनार बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ पे राजस्थान से लाखों बकरे जाते हैं, और लाखों बकरे जाने के बाद में आप उस सीजन के अंदर न्यूज़ भी जब पढ़ते हैं कि 2 लाख का बकरा बिका, 5 लाख का बकरा बिका, वो मोस्टली एनिमल राजस्थान से ही गए हुए होते हैं। क्योंकि राजस्थान की जो ब्रीड है, चाहे सिरोही हो, सोजत हो, गुजरी हो, करौली हो, कोटा हो, तो अलग अलग जितनी भी ब्रीड है सबके अंदर इसी तरह की क्वालिटी है। और फिर बेसिकली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भेड़ बकरी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो राजस्थान का जो पशुधन है, ना केवल गाय जबकि भेड़ बकरियां भी पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध हैं। और बिजनेस मॉडल की बात करें तो प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए इन नस्ल का अगर हम चयन करते हैं, तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है इसके अंदर में, तो लगभग कितने पैसे से और क्या मॉडल वो स्टार्ट करे ताकि वो फेल ना हो, और लगभग कितना समय उसको लेकर चलना चाहिए, एक ऐसा कुछ हमको बताइए। जी, बेसिकली हम मानते हैं कि मिनिमम यदि कोई छोटे से छोटा मॉडल भी स्टार्ट करता है तो मिनिमम 20 भेड़ एवं बकरियां होनी चाहिए, कम से कम 20 एनिमल होने चाहिए, तभी उसका जो कॉस्ट है वो निकल पाएगी। और ज़्यादा बेटर यदि आप 50 से काम शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें आपका पूरा साल भर का खर्चा है वो इजीली निकल सकता है। गवर्नमेंट ने जो स्कीम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन शुरू किया है उसमें कम से कम 100 बकरियों की यूनिट रखी गई है, और 500 बकरियों तक भी कोई पशुपालक कोई किसान काम करता है तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है। पर यदि कोई सेल्फ फाइनेंस भी प्रोजेक्ट करना चाहे तो मिनिमम 20 एनिमल से तो वो करेंगे, तभी अपन उसको फिजिबल मानेंगे, तभी उससे जाकर के सालाना 3 से 4 लाख रुपए की इनकम है वो उस फार्मर को आएगी। और यदि आपके यहाँ पे मीट का रेट अच्छा है, आपके यहाँ पे मिल्क की डिमांड ज़्यादा है, जैसे एनसीआर रीजन जो दिल्ली के आसपास का रीजन है, वहाँ पे बकरी के दूध की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उस रीजन पे भी खूब सारे किसान भाई है वो काम इस तरह से मिल्क पर्पज़ से भी करते हैं और मीट पर्पज़ से भी करते हैं। तो गोट तो एक ऐसा बिजनेस है जिसे दोनों ही तरह से किया जा सकता है, दूध के लिए भी और मांस के लिए भी। हाँ, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शंकर लाल, जिन्होंने बताया कि सिरोही नस्ल पर कितना कुछ काम हो रहा है। आप भी अगर इसका पालन करते हैं और मिल्क एंड मीट पर काम करते हैं तो इसमें काफ़ी स्कोप है, अच्छा मार्जिन है, लेकिन ज़रूरत है अच्छी गाइडेंस की। तो यहाँ पर भी कोर्स कराया जाता है, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।